आइए बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए क्या है इस लॉ में, मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब कि प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं क्या है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है ये, व्हेन, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, स्टेटमेंट्स इसके लिए में बहुत ध्यान से इनको लिखना पड़ता है। व्हेन टू एलिमेंट्स combine together to form more than one compound, then the different mass of one compound, one element, the different mass of one element which combines with the fixed mass of other element bears a small whole number of ratio by mass। ओके, देखो बेटा क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट समझना। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो से एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए जा रहे हैं, तो क्या है, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विथ द fixed mass of another element which bears a small and simple whole number of ratios by mass to one another। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डेफिनेशन, सीधी सी बात है। वेल, अभी डेफिनेशन बताई किसने दी, तो ये डेफिनेशन बताई थी हमें जॉन डेल्टन ने। ओके, 1804 की ये कुछ कहानी है। ओके, तो देखो अब न्यू स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू है। आइए एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक कंपाउंड लेते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट कार्बन और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन का मास हमें पता है कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। क्लियर है। मैंने दो कंपाउंड ले लिए, एक ले लेती हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक ले लेती हूँ मैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब अगर इसका हम रेशियो देखते हैं तो बेसिकली ये सी रेशियो, दो एटम है ऑक्सीजन के, मतलब 12 रेशियो ओके टू 16, तो क्या हो जाएगा 12 रेशियो 32। ओके, यहाँ पे सी और ओ है, मतलब कि सी रेशियो ऑक्सीजन, मतलब 12 रेशियो क्या हो जाएगा 16। ओके, अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर दो हमें ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा हमें कंपाउंड दे रहे हैं, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का मास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है। ओके, तो दैट मीन्स द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। अब आप देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे कार्बन का 12 और 12 मतलब फिक्स्ड मास हुआ कंबाइन। नाउ विच बियर्स अ स्मॉल होल नंबर ऑफ रेशियो बाय मास टू वन अनदर। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट मास वाला है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे 32 है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और 16 है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, तो रेशियो क्या आया 2/1, दैट इज़ 2:1 आया। तो ये जो डिफरेंट मास वाले हैं ना बेटा, ये डिफरेंट मास वाले जो एलिमेंट्स है वो आपस में जो रेशियो बनाएंगे वो सिंपल रेशियो बनाएंगे होल नंबर का, लाइक 1:2, 3:4, ओके 1:4, इस तरह के सिंपल बनाएंगे। तो ये कुछ डेफिनेशन का मतलब है, कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, लाइक 60% तो घुस गया होगा दिमाग में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एक मैंने ले लिया सल्फ़र और ऑक्सीजन का ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सल्फ़र का मास है 16 और सल्फ़र का मास है 32 और ऑक्सीजन का मास है 16। चलिए
तो यहाँ पे अपन दो ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और एक ले लेते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ओके ओके, अब आप देखिए यहाँ पर, तो S रेशियो 2 ऑफ ऑक्सीजन, S इज़ 32 रेशियो, ये 16 2 ज़ा 32, डायरी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, S रेशियो 3 ऑफ ऑक्सीजन, सो 32 रेशियो 16 3 ज़ा 48। अब आप देख लीजिए, फिर से दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर to form more than one compound, then the different mass of one element, okay, the different mass of one element combines with the same mass of the another element, then the different mass जिनका है, okay, they bears the same ratio with one another। तो अब यहाँ पे SO2 और SO3 के हिसाब से मैं अगर ऑक्सीजन का देखूँ रेशियो, तो 32 रेशियो 48 होता है। इसका मतलब ये हो गया 16 2 ज़ा 16 3 ज़ा, दैट मीन्स कि क्या हो गया 2 रेशियो 3। क्लियर, समझ आया। अभी हम लोग एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग 2 से ज़्यादा कंपाउंड बने, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, मेन समझना है आपको इसको। आ जाइए, तो अब हम लोग बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, एलिमेंट दो लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो द मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14, ओके, एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16, ठीक है। बताइए इतना अपने को। अब यहाँ पे हम लोग ना रेशियो में क्या ले लेते हैं, कौन से कंपाउंड्स ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग N2O, ओके, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर NO, फिर N2O3, N2O4 एंड N2O5, ठीक है बेटा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि N2O, तो N रेशियो O की बात करते हैं, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे N कितनी बार है बेटा, 2 बार है। यहाँ पे N एक बार 14, तो 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ पे बन जाता है 28 रेशियो 16। फिर यहाँ पे N रेशियो O है, तो सिंपल 14 रेशियो 16, ओके। यहाँ पे N2O3 है, तो N2 मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 रेशियो, सॉरी हाँ 28 आएगा ना, सॉरी, ठीक है, 28 रेशियो, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 3 ज़ा 48, ओके। देन यहाँ पे N रेशियो O में N2 मतलब 28 रेशियो, ओके, 16 4 ज़ा 64, ओके। देन N रेशियो O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 रेशियो, ओके, O का लाइक 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा 80, ओके। क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी हम रेशियो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है 28 14 28 28 28, और ऑक्सीजन का कितना जा रहा है बेटा 16 16 16 16 48 64 और 80, ठीक है। अब अगर हम इस लॉ को यहाँ पे देखें तो क्या कह रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अनदर एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर 28 का 16, 28 का 48, 28 का 64, 28 का 80, यहाँ लोचा पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली सारे के सारे नाइट्रोजन देखा जाए तो फिक्स रेशियो में है, इसके अलावा तो इसकी वजह से ये लॉ जो है वो गड़बड़ कर रहा है। अगर ऐसा कभी होता है तो आप इस लॉ को फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करेंगे, देखिए सब में क्या है 28 है, तो अगर मुझे इसको 28 में करना हो तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ओके। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, हमें वजन पे ध्यान नहीं करना ना, हमें तो क्या चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, ओके। तो रेशियो मल्टीप्लाई 2 करने के बाद भी तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत तो आने नहीं वाली। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 14 2 ज़ा, तो यहाँ पे हो गया 28, 16 2 ज़ा, यहाँ पे क्या हो गया 32, ओके। अब देखिए लॉ आ गया, फिर से वही एप्लीकेबल हो गया, ओके। सेम मास का एलिमेंट कंबाइन हो रहा है डिफरेंट मास के एलिमेंट के साथ, और हम लोगों को अलग अलग कंपाउंड्स मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज द मल्टीपल प्रपोर्शन, ओके। अब जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बियर अ स्मॉल होल रेशियो। तो आप देखिए 16 के हिसाब से
ये 16 2 जा, 16 3 जा, 16 4 जा, 16 5 जा, मतलब क्या हो जा रहा है 1 2 3 4 5 हो रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1:2:3:4:5 सारे के सारे सिंपल होल नंबर रेशियो में अरेंज्ड है, वो सारे एलिमेंट जिनका मास अलग अलग है। क्लियर बेटा, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो बस इतना सही है, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में कई बार क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए होंगे और कहा जाएगा कि बताओ कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको, क्योंकि इतने सारे जब दो या तीन एलिमेंट्स मिला के इतने सारे कंपाउंड देंगे तो सीधा क्लियर हो जाएगा कि ये मल्टीपल रेशियो का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का आ जाएगा। अगर आपको उसमें कहा जाता है कि ठीक है इसके अंदर हमें इलस्ट्रेट करके बताओ कि कैसे मल्टीपल प्रोपोर्शंस में होल्ड करता है, तो जैसे हमने यहाँ पे बताया कि सबके, ठीक है, सबके हमने मासेस का रेशियो ले लिया और उस हिसाब से हमने बता दिया। अगर कभी किसी मास के हिसाब से अलग हो जाता है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज रेशियो हमेशा सेम रहेगा। एम आई क्लियर? बहुत आसान था। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए और ये हमारा डेफिनेशन। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट लॉ की तरफ। एग्जाम्पल इसमें बाकी सारे ऐसे ही रहते हैं, इसके लिए मैंने अच्छे से समझा दिया, तो मैं इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। इस तरीके से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो हम लोग सीधा जंप करेंगे नेक्स्ट लॉ की तरफ। राइट इट डाउन। एक बार जब भी देखते हैं हम लोग फोर्थ लॉ। क्या कह रहा है फोर्थ लॉ बेटा? नाम ये है दैट लॉ ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसका स्टेटमेंट है, इसके लिए प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना है इस लॉ को। वो लॉ ऐसा कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine separately by the mass of third element C, then the ratio of the masses in which they do so is bears a small whole ratio to the ratio in which they combine themselves. कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, ओके, ये स्टेटमेंट, बट ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या है इसका मतलब, हम एग्जाम्पल के तो समझते। वेल, ये लॉ जो है वो डिस्कवर किया था रिचर्ड ने इन 1792। ओके, उनकी ये मेहनत है। अब क्या है उनकी मेहनत, देखते हैं हम लोग। व्हेन टू एलिमेंट्स A and B, ओके, A and B कंबाइन सेपरेटली बाय द मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, ये दोनों C मास से अलग अलग, ओके, सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, देन द रेशियो। अब नेक्स्ट वाला स्टेप में यूँ समझ में नहीं आएगा तो हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। समझिए कि मैं ये कह रही हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके, व्हेन A and B टू एलिमेंट्स, तो दो एलिमेंट्स मैंने ले लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंबाइन सेपरेटली विद द मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट C, और मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं C मतलब सल्फर के साथ। यहाँ पे हम सल्फर ले लेते हैं एक एलिमेंट, ओके, देन द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा H2S, ओके, और यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब दोबारा स्टेप में ये करते हैं, व्हेन द टू एलिमेंट्स A and B combine separately by the fixed mass, ओके, यहाँ पे एक स्टेट वर्ड लिखना भूल गई मैं, ओके, बाय द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। अब देखो बेटा, अगर मैं इसका मास देखूँ, मैं अगर इसका मास देखती हूँ हाइड्रोजन और सल्फर का, ना आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, इनको लेकर तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो 1 2 ज़ा 2 और सल्फर यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। ओके, यहाँ पे क्या है सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का एक होता है 16, यहाँ पे दो है 16 2 ज़ा 32। ओके,
अब आप स्टेटमेंट को दोबारा समझिएगा बेटा, क्या बोल रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन सेपरेटली बाय द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट का फिक्स्ड मास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड एलिमेंट हमने एस लिया है, तो एस का यहाँ पे 32 फिक्स्ड मास है और एस का यहाँ पर 32 फिक्स्ड मास है। ठीक है, बाय द थर्ड एलिमेंट्स फिक्स्ड मास, देन द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो। ठीक है, अब जो इनका मास का, अब ये इन दोनों के साथ कंबाइन हुआ, तो इस दौरान जो अलग अलग वाले मास वाले एलिमेंट है उनका रेशियो क्या है, तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर का यहाँ पे रेशियो देखूँ तो क्या बनता है बेटा, 2:32। 2:32 इसका मतलब कि 1:16 हो गया। ओके, सो देन दोबारा देखना स्टेटमेंट, देन द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो बियर्स अ स्मॉल होल रेशियो। ठीक है, स्मॉल होल रेशियो आएगा, किसके साथ आएगा, टू द रेशियो इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स। अब देखो बेटा, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:16। ओके, तो अगर हम H2O का रेशियो देखते हैं तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ओके माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, सॉरी, यहाँ पे क्योंकि सल्फर तो फिक्स है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात चल रही थी। ठीक है, तो आ जाएगा 2:32। ओके, तो यहाँ पे अब यही जो एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मास बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2:16, दैट इज़ क्या हो गया 1:8। अब क्या है, ये जो दोनों है इनका हमें रेशियो प्रपोर्शन में लेना है, तो 1/16 अपॉन 1/8, तो 1/16 इंटू 8/1, तो 8 1 जा 8 2 जा, तो क्या आया 1/2, दैट इज़ 1:2। क्लियर हुआ। ओके, फिर से एक बार समझ लेते हैं और एक नया एग्जाम्पल देख लेंगे उसके बाद। आइए देखते हैं हम लोग, डरो मत, बहुत इजी है, सिर्फ समझना ज़रूरी है और 2-3 बार रीड करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा उनके स्टेटमेंट के बोलने का मतलब क्या है। देखो बेटा, when two elements A and B combine separately by the fixed mass of the third element, when two elements A and B combine with the fixed mass of the third element, then the ratio of the masses in which they do so, मतलब इन दे मतलब कौन से हो गए, A और B की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये A और B सल्फर के साथ जब कंबाइन हो रहे हैं तो उस दौरान उनका जो मास है, ठीक है, उस दौरान उनका जो मास है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, उनका रेशियो निकालो तो निकल गया 1:16। ओके, बियर्स अ स्मॉल होल रेशियो, आपको एक होल रेशियो आएगा, स्मॉल होल नंबर आएगा, कब आएगा, जब आप ये वाला, ठीक है, जब आप ये वाला जो रेशियो लेंगे, किसके साथ रेशियो में लेंगे, इसके साथ, व्हेन दे कंबाइन देमसेल्व्स, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे वो वाला रेशियो आप लो। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो वाटर बन गया, तो 2:16, दैट इज़ 1:8। और इन दोनों का जब आप रेशियो करेंगे तो आपको एक स्मॉल होल नंबर आएगा। अब पता चला, हल्का फुल्का थोड़ा समझ में आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, आइए इसको हम रब कर लेते हैं और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं कार्बन के साथ। ठीक है, इजी रहेगा। ओके, आ जाइए अब देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। तो देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन सेपरेटली, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया और कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट C। ठीक है, फिक्स्ड मास वाला वर्ड याद करना। तो चलो पहले हम देखते हैं कंपाउंड क्या बन जा रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे तो हमें मिल जाएगा CH4, और कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो अपन को मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है इतना। इनका मास निकाल देते हैं। नाउ वी नो कि कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, ऑक्सीजन होता है 16। तो कार्बन का यहाँ पे 12 रेशियो, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 4 है तो 4 1 जा 4। यहाँ पे कार्बन का 12 रेशियो 16 है, यहाँ पे 2 हैं तो 32। अब देखो बेटा, फिर से दोबारा देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। देखो बच्चा, यहाँ पर कार्बन 12 फिक्स्ड मास है, यहाँ पे कार्बन 12 फिक्स्ड मास है। ठीक है, तो फिक्स्ड मास थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहे हैं। देन द रेशियो ऑफ द मासेस, चलो पहले इनका हम रेशियो ले लेते हैं।
ठीक है, किसका रेशियो ले लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ले लेते हैं किसके अंदर, इन कंपाउंड में। तो इन कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है 32। ओके, तो कितना हो जाएगा 1:8। ओके, 1:8 हो गया, क्लियर। नाउ व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो इनका रेशियो क्या होगा, तो इनका रेशियो होगा 2:16। ओके, सेम यही वाला आएगा, हाइड्रोजन 2 है इसके लिए 2 और 16 के हिसाब से 1 आया। तो वाटर के अंदर जो ये लोग बना रहे हैं मास, वो बना रहे हैं 2:16 का, दैट इज़ क्या हो जाएगा 1:8। ओके, तो अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो 1/8 सीधी सी बात है, 1/8 इंटू 8/1 हो जाएगा, ये ऊपर वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, कैंसिल हो गया, 1/1 आया, दैट इज रेशियो क्या आया इन दोनों का 1:1। कुछ भी देखो स्मॉल नंबर है, 1:1, 1:2, 2:1, कुछ भी ऐसे आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। रेसिप्रोकल वर्ड क्यों आया, समझ आया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जो ये ए और बी एलिमेंट है ना, ठीक है, मैं अगर इसको समअप करूँ बहुत सिंपल शब्दों में, तो ये जो ए और बी एलिमेंट है, ये ए और बी एलिमेंट का जो थर्ड एलिमेंट के साथ जब कंपाउंड बन रहा है तब उनका रेशियो क्या है, तब उनका मास क्या है, उसका रेशियो ले लो। और जब ये आपस में कंपाउंड बनाते हैं तब उनका मास क्या है वो रेशियो में ले लो, और उन दोनों के रेशियो का भी रेशियो करो, ठीक है। इसका मतलब कि उन दोनों के रेशियो को आपस में रेसिप्रोकल कर दो, फिर देखो आपको एक छोटा सा नंबर और मिलेगा। बात पकड़ में आ गई, ठीक है। अब कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को कि हम पहचाने कैसे मल्टीपल में और इसमें। देखो मल्टीपल में कोई फिक्स नहीं है 2 या क्या, हाँ ये है कि मल्टीपल के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो फिक्स रहेंगे 2, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमने भले 5-6 कंपाउंड बना लिए बट थे तो 2 एलिमेंट ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर आप याद देना, इसके अंदर आपको 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 एलिमेंट्स आएंगे, वो आप क्लियर हो चुके होंगे अभी तक, ठीक है। ट्रायंगल शेप में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो 3 एलिमेंट्स के हिसाब से आपको रेसिप्रोकल में जाना है, 2 एलिमेंट्स के हिसाब से आपको मल्टीपल प्रपोर्शन में जाना है, ठीक है। मल्टीपल प्रपोर्शन का हालांकि पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा आ जाता है ना कि कई बार आपको सिर्फ सिंपल कंपाउंड्स दिए जाएंगे और बताएंगे कि बताइए कि ये कंपाउंड के हिसाब से आप कौन सा लॉ यहाँ पे बोल सकते हो कि फॉलो होगा। तो आपको जब देख के इसे बताना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आप क्लियर कर लेना कि जब 2 एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड बहुत सारे हैं, ठीक है, 2 से 2, 3, 4 के जितने कंपाउंड है वो हो जाएगा हमारा मल्टीपल प्रपोर्शन। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 3 कंपाउंड तो बन ही रहे, ठीक है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स से 3 कंपाउंड तो बन ही रहे, तो 3 कंपाउंड यहाँ पे ही बने, ठीक है। बट यहाँ पर एलिमेंट भी कितने हैं, 3 है, इसके लिए क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। आई होप इतना क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको हम लोग जो एग्जैक्टली एग्जाम्पल में कैसे पूछा जाता है ना, उससे हम देखते हैं। आइए बच्चों, ये देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 27.27% ऑफ कार्बन। कार्बन डाइसल्फाइड कंटेन्स 15.79% ऑफ कार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर। तो आर दिस फिगर्स इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो क्या ये सारे फिगर्स सफिशिएंट होंगे इसको बताने के लिए? तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, बेसिकली हम यूँ देख के चलें तो कार्बन रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन अवेलेबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी कार्बन अवेलेबल है, इसका मतलब कि कार्बन थर्ड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एलिमेंट देख लेते कौन कौन से हैं। तो एक एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, एक होता है सल्फर और एक होता है ऑक्सीजन। ओके, कार्बन का मास 12 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। ओके, तो देखो बेटा फिर से, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 27.27% कार्बन दिया हुआ है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी, ठीक है, कंटेन है 15.79% कार्बन। तो इसका मतलब ये है कि सल्फर और ऑक्सीजन ये एलिमेंट ए और बी हुए, ठीक है। व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइंड सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट कार्बन, ओके, मैच हो रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा कार्बन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के हिसाब से CH2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर बेटा, तो अगर हम इसका मास देखते हैं तो 12 रेशियो सल्फर का होता है 32 2 ज़ा 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 रेशियो ऑक्सीजन का होता है 16 2 ज़ा 32। तो बाय द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन हो गया बेटा, बाय द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी कार्बन 12 है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया स्टेटमेंट।
अब हमें इन दोनों का रेशियो लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम कहें कि सल्फ़र और ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो अपने पास कंपाउंड बना, तो 64 रेशियो 32। ओके, तो 32 1 ज़ा 32 4 ज़ा, तो सॉरी 2 ज़ा, तो क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1। ओके, दैट मीन्स 2 रेशियो 1। अगर यहाँ पे हम कंपाउंड बनाते हैं तो S और O को मिला के क्या हो जाएगा SO2, तो इसका कितना हो जाएगा, सल्फ़र का है 32 रेशियो, ऑक्सीजन कितना है 16, पर 2 बार है तो 32, तो यहाँ पर जो सल्फ़र ऑक्सीजन का रेशियो होगा कितना होगा 32 रेशियो 32, दैट मीन्स 1 रेशियो 1। अब अगर हम इनका डिवाइड करते हैं तो 2/1 दैट इज़ 2/1 इंटू 1/1, तो दैट इज़ 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 रेशियो 1। येस, ओके, इट बियर्स अ सिंपल रेशियो, तो हम कहेंगे हाँ कि यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो होल्ड ट्रू। क्लियर हो गया? ठीक है, परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है बट ठीक है। देखिए, वो जब सम्स कराऊंगी तो बहुत अच्छे से बताऊंगी कि परसेंटेज का कैसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, फिर ग्राम का थ्रू अपने को। अभी मेरा जो मकसद था यहाँ पे समझाने का कि सिर्फ आपके दिमाग में प्रपोर्शन रेसिप्रोकल का कैसे घुसाना ना वो था। ठीक है, कैसे एग्जैक्टली करना है वो तो हम सम्स के दौरान कर लेंगे, उसमें हम ज़रा सी टेंशन मत ले। तो इस तरीके से मैंने आपको जो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स बताए। सबसे पहले ये बताया मैंने कि आप एलिमेंट्स देख लो क्या है, फिर उन एलिमेंट्स में आप ये देखो कि कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन रिपीट हो रहा था, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड में कार्बन रिपीट हो रहा है। तो अगर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है मतलब कि वो सेपरेटेड थर्ड एलिमेंट होगा जो बाकी 2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपने पास ट्रायंगल दिमाग में आ गया, ठीक है, ट्रायंगल क्लियर हो गया। फिर अपन जब कंपाउंड बना के देख रहे हैं जो इन्होंने बोला भी है, खैर, तो उसमें अपन को कार्बन का फिक्स एलिमेंट मिल रहा है, मतलब कि C जो है दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट सेपरेट जो है हमारा A और B। बस फिर इन्हीं की मासेस को लेकर हम लोगों ने उसको बता दिया किस तरीके से रेसिप्रोकल प्रपोर्शन जो है वो वैलिड हो जाता है। क्लियर, समझ आ गया? यही चीज़ आपके पास आएगी। अब उसमें हम लोग सिर्फ ग्राम में निकालेंगे, फिर ग्राम का रेशियो लेंगे, दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ग्राम को अगर आप ग्राम ही है ना, और तो क्या है, ठीक है, तो अगर आप ग्राम को लोगे एग्जैक्टली तो रेशियो तो सेम ही आने वाला है। तो मैं अपन ने इसको रेशियो के प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिया हुआ है, तो इशू टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, आप जस्ट मीनिंग समझिए, अभी आपका काम है मीनिंग समझना। तो आई होप कि आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन और फिर हम चलते हैं हमारा आखिरी लॉ जो है दैट इज़ गैल-लुज़ैक्स लॉ। आइए बेटा, अभी हम करते हैं हमारे टॉपिक का लास्ट लॉ दैट इज़ द गैल-लुज़ैक्स लॉ। प्रोनाउंसिएशन शायद अलग हो सकती है क्योंकि बट ऑब्वियसली ये फ्रेंच साइंटिस्ट होते हैं, तो इसकी वजह से उनका प्रोनाउंसिएशन हमसे काफ़ी डिफर होता है। तो जनरली इसको हम लोग हमारे इंडिया में इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, गैल-लुज़ैक्स लॉ। ओके, तो क्या कह रहे हैं ये, आइए देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं व्हेन gases combine to form gaseous chemical compound as a product, जो एक प्रोडक्ट है, कंपाउंड as a product, then the volume of the reactant gases and that of product gases are in the ratio of small whole numbers या small whole number measured under same condition of temperature and pressure। ठीक है बेटा, तो क्या स्टेटमेंट है, व्हेन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म गैसेस केमिकल कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप बिल्कुल ध्यान देना कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ गैसेस की बात करेंगे और कोई फिजिकल स्टेट यहाँ पे काम नहीं करेगा, ना सॉलिड ना लिक्विड। ओके, तो क्या कह रहा है,
व्हेन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म गैसियस केमिकल कंपाउंड, अगर आप दो गैस को मिक्स करते हो और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक गैसियस फॉर्म में ही रहता है, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट गैसेस, जो रिएक्ट हो रही हैं वो गैसेस, एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट गैसेस आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर, ठीक है, स्मॉल होल नंबर में है, अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें तो टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उस दौरान जो वॉल्यूम होगा गैसेस का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, फिर वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, ओके, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, तो कैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे, उनका रेशियो लिख लेते हैं, ओके। रेशियो कैसा हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में आ जाएगा। ये उनके कहने का मतलब है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है क्लोरीन गैस के साथ, कंबाइन हो रही है क्लोरीन गैस के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, HCl, बैलेंसिंग करना पड़ जाएगा इसके अंदर 2, ओके। और ये गैसियस फॉर्म में है, याद करना, HCl गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो हम तब ये वहाँ पे वैलिड नहीं कर पाएंगे, ये लॉ उसके लिए वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब कि जब दो गैस रिएक्टेंट्स कंबाइन होके, ओके, व्हेन गैसेस कंबाइन टू फॉर्म द गैसियस केमिकल कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी गैसियस में मिल रहा है, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट गैसेस एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस आर इन द स्मॉल रेशियो। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 1, ओके। इसका मतलब ये है कि हम लोग 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का कंबाइन कर रहे हैं 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस के साथ, और हमें मिल रहा है 2 वॉल्यूम HCl का। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप अगर इसका रेशियो देखें तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, इसका रेशियो यहाँ पे बन रहा है 1:1:2, तो ये वही तो कह रहा है, ये वही तो कह रहा है। देन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर आर मेजर्ड अंडर द सेम टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे प्रेशर की सेम रहेगी। तो बेसिकली इनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अब वॉल्यूम इट कुड बी मिलीमीटर, मिलीलीटर, ठीक है, लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम लीटर्स में लेंगे या मीटर क्यूब में लेंगे, बट ठीक है, जो भी यूनिट होगा उस हिसाब से जो अपन वॉल्यूम डिफाइन करेंगे उसका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ओके। जैसे कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमें मिल रहा है H2O, स्टीम के फॉर्म में, वाटर नहीं, ओके, मार्क माय वर्ड्स, स्टीम। तो हम इतना टेम्परेचर प्रेशर दे रहे हैं उनको कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि अगर लिक्विड आता तो ये फिर वैलिड नहीं है इसके लिए। तो अब अगर बैलेंसिंग करें हम लोग तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आगे 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब अगर इसको देखें तो हाइड्रोजन गैस से कितने वॉल्यूम चाहिए बेटा, 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का कंबाइन हो रहा है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमें मिल रहा है 2 वॉल्यूम स्टीम के, ओके। तो अब रेशियो देखिए 2:1:2 आ गया, ओके, 2:1:2। समझ में आया, इजी है। अभी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मीथेन गैस को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा और हीट मिल जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो गैसियस फॉर्म में ही है, तो हमने जो मीथेन लिया है वो गैसियस फॉर्म में लिया है, ऑक्सीजन गैस गैसियस फॉर्म में, सीधी सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा हमें गैसियस फॉर्म में, H2O हमें मिलेगा लिक्विड में, ठीक है। तो इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला कंपाउंड कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब पहले बैलेंस कर लेते फिर देखते हैं कि लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 4 लगा दिया मैंने, ओके। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2, ओके, 4, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, ओके, हो गया बैलेंस्ड। तो बैलेंसिंग का मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं आपको वीडियो दे दूँगी, आप अच्छे से देख लेना उसको।
तो यहाँ पे आप देखिए तो मीथेन का एक वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेशियो क्या बना 1:2:1, सिंपल होल नंबर। ओके, इतना आसानी है। स्टेटमेंट थोड़ा सा ये लोग ऐसे लिख देते हैं ना कि हम लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत डर लगने लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी ही बात है इसके अंदर। ओके, अब ये लॉ हम लोगों को न्यूमेरिकल्स पे कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम ज़रूर देख लेते हैं, पर अब इतना लिख दीजिए और फिर हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया when NH3 ammonia when 100 ml of nitrogen gas N2 combined with 400 ml of hydrogen gas at NPT, NPT मतलब नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पे हम फिक्स रख देते हैं। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर, और जो मिक्सचर हमारा बना उसका फाइनल हमें वॉल्यूम बताओ कितना आया है। चलिए बहुत आसान है, क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 when 100 ml of nitrogen combined with 400 ml ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो कंबाइन हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ और हमें, ठीक है, हमें NH3 मिल जाता है, ठीक है, हमें NH3 मिल जाता है अमोनिया गैसियस फॉर्म में। ओके, नाउ अब आप पहले तो बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ओके, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, बैलेंस हो गया। N2 हाइड्रोजन 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक वॉल्यूम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ और हमें मिल रहा है 2 वॉल्यूम अमोनिया। बेहद आसान है, ठीक है। अभी हमें वॉल्यूम के तौर पे इन्होंने क्या मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, ठीक है, इसका हमें निकालना है वॉल्यूम when 100 ml ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए 1 वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो गया 100 ml। ओके, 100 ml वो अपन ले रहे हैं क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे हमने सिर्फ N2 रखा है, आगे कोई नंबर आया नहीं आया है। यहाँ पे N2 कितना बोला हुआ है 100, दैट मीन्स कि 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू द 100 ml। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 100 ml हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, अब मेरी बात को सुनो बेटा ध्यान से, अगर हम लोग 1 वॉल्यूम को 100 ml मानते हैं तो 3 वॉल्यूम मतलब कितना ml हो जाएगा 300 ml। तो 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइंस विथ 300 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हमें क्या मिलेगा, देखो बेटा अब 1 वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 ml, तो हमें कितना अमोनिया मिल रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ओके, तो 2, तो इसका मतलब कि 1 वॉल्यूम इज 100, तो 2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200, तो हमें कितना मिल जा रहा है इसके अंदर 200 ml मिल जा रहा है। बेहद आसान है, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको बस एक वॉल्यूम के साथ रिलेशन बनाना है, बाकी तो आपको वहीं से निकलना है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ओके, तो वॉल्यूम हमने बता दिया, 2 वॉल्यूम बन रहा है। ओके, एंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर क्या है, तो ये मिक्सचर का रिजल्टेंट वॉल्यूम जो है वो 200 ml है। खैर आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमें यहाँ पे पूरा बताना होगा कि दस द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज़ 200 ml। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, इन्होंने कहा है कि 100 ml ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन, देखो जितना इन्होंने हमें ml दिया था उतना पूरा का पूरा हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, और वो रिएक्ट हो रहा है 400 ml ऑफ हाइड्रोजन के साथ, पर हमने हाइड्रोजन कितना यूटिलाइज़ किया 300, तो अभी भी 100 ml जितना हाइड्रोजन रह गया। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना बच जा रहा है 400 में से हमने 300 यूज़ कर लिया, तो 100 ml जितना अभी भी हाइड्रोजन अनरिएक्टेड है जो हमने यूज़ नहीं किया है। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में आपको फाइनली से बताना है कि हमारा जो कंपाउंड है वो कितना बना। अगर कोई रिएक्टेंट रह जाता है जिसको हमने पूरा यूटिलाइज नहीं किया तो वो भी हमें बताना है। बस इतना सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल आएगा। सेटिस्फाइड, क्लियर हो गया? ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन। सो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने 5 लॉज बहुत डीपली समझ लिए, एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है, जब डेफिनेशंस थी तो उनके अंदर भी हमने एग्जाम्पल देखे और न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी हमने सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पांचों के पांचों जो हमारे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस थे वो समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं
सॉल्व करूँगी आपकी क्वेरीज वहाँ पे कुछ भी रहता है तो आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट कि आपको कोई क्वेरी हो ही ना। तो ये कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर को विद द न्यू टर्म्स एंड न्यू थिंग्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडी, डू हार्ड वर्क। बाय बाय, टेक केयर।